नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे भारत में जनगणना 2011 के बारे में। ऑलरेडी 2 क्लासेस हम लगा चुके हैं और इसमें हमने भारत की जनगणना के बारे में जितनी भी फैक्चुअल जानकारी थी वो सारी की सारी हमने पढ़ ली है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए, ये क्लास नंबर 3 है और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई हम इस क्लास में रिवीजन पर फोकस करेंगे, धर्म आधारित जनगणना कवर करेंगे, जनगणना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और थोड़ा सा विश्व की जनसंख्या के बारे में कुछ बातें हम देखने वाले हैं। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और दोस्तों सबसे पहले रिवीजन की हम बातचीत करते हैं, देन फिर उसके बाद इन बाकी 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम बातचीत करेंगे। चलिए भाई, देखिए हमने पिछली जो 2 क्लासेस है दोस्तों, लगभग लगभग 2 घंटे हमने इस टॉपिक पर खर्च किए हैं और यहां से हमने चीजें शुरू की थी। हमने कहा था भाई ये जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15वीं जनगणना है। इसके जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है प्रागणक शिक्षिका। दोस्तों, इस जनगणना का नारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, चलें, ऐसे मैंने पिछली क्लास में भी रिवीजन करवाया था, तो कुल मिला के देखा जाए तीसरी बार मैं आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। अब ये जनगणना वाले टॉपिक को हमने 7 छोटे छोटे फोल्डर्स में बांटा था। पहला फोल्डर क्या है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। दूसरा फोल्डर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। तीसरा हमने देखा पॉइंट शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। चौथा क्या देखा दोस्तों? लिंग अनुपात। फिर हमने देखा जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और एससी और एसटी की पॉपुलेशन। चलिए एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखा था भाई सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाया था, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल पुरुष कितने हैं, कुल महिलाएं कितनी है, ये सारी चीजें देखी थी ना। तो कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। कुल पुरुष कितने हैं? 62.31 करोड़। और दोस्तों कुल महिलाएं कितनी है? 58.74 करोड़। सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में देख चुके हैं ना, केवल रिवीजन यहाँ पे मैं करवाऊंगा। 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 62.31 करोड़ 62.31 CR पुरुष हैं, 58.74 58.74 करोड़ क्या है? महिलाएं। फिर हमने देखा था सर्वाधिक और न्यूनतम। भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले क्या है? उम्बी, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले सिक्किम, मिजोरम और गोवा। दोस्तों यूपी में पूरे भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 16.5%। और पूरे भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या सिक्किम में रहती है? 0.5%। फिर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक है दिल्ली में और न्यूनतम है लक्षद्वीप में। सर्वाधिक कहां है? दिल्ली में, और न्यूनतम कहां है? लक्षद्वीप में। देखिए जिले की अगर हम बात करें, जिले की, तो सबसे ज्यादा कहां है? थाने में, और सबसे कम कहां है? देवांग। चले ये हम देख चुके हैं भाई। अगला अगला हमारा जो स्लाइड था, भारत में कुल विश्व की जनसंख्या का अगर हम देखा जाए तो 17.5% हिस्सा रहता है। सही है। और इस प्रकार भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे नंबर 1 में चाइना है, हमारा इंडिया, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। चलें भाई, फिर हमने देखा था दूसरा फोल्डर दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई पिछले जनगणना के मुताबिक और इस जनगणना में कितना डिफरेंस है? मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी? 18 करोड़ 10 लाख, है ना, 18.10 CR बढ़ी है और यह ब्राजील की जनसंख्या से ज्यादा है। दशकी वृद्धि दर कितनी है? 17.7। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? ये है 1.14। चलें, सर्वाधिक वृद्धि दर और न्यूनतम वृद्धि दर में हमने, हमारा फॉर्मेट क्या है? हम पहले राज्य देखते हैं, फिर हम केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं यूटी, एंड देन फिर हम जिले देखते हैं। भाई इसकी ट्रिक थी BADAND। हाँ सॉरी, इसकी ट्रिक थी मैना दाल कुला, है ना, जनसंख्या घनत्व। तो सॉरी, जनसंख्या घनत्व बोल रहा हूं ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर की जो ट्रिक है वो है क्या है? मैना दाल कुला। मेघालय, नागालैंड, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, कुरुंग और लॉन्गलैंड, है ना। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, कुरुंग और लॉन्गलैंड। कुरुंग मेघालय का है, लॉन्गलैंड कहां का है? नागालैंड का है भाई। चलें, फिर हमने क्या देखा?
जनसंख्या वृद्धि दर में ओवरऑल दोस्तों कमी आई है, और ये कमी कितनी है? 3.84% की कमी है। तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था शहरीकरण और ग्रामीणीकरण, और भारत में शहरीकरण कितना है? 31.2%, और ग्रामीणीकरण कितना है? 68.8। सबसे ज्यादा शहरीकरण महाराष्ट्र में है, जबकि सबसे कम शहरीकरण या सर्वाधिक ग्रामीणीकरण सिक्किम में है। अगर हम प्रतिशत में देखें, गोवा में सबसे ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में इधर सबसे ज्यादा है, दिल्ली सबसे ज्यादा शहरीकृत यूटी है, जबकि अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा ग्रामीणीकरण हमें देखने को मिलेगा। फिर अगला टॉपिक था लिंगानुपात। दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। और भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? भारत का औसत लिंगानुपात है 943। अब हमें दो चीजें देखनी थी, सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात, और हमने उसको टिक से याद किया। नीचे की तरफ एक राइट टिक बनता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हो गए। और ऊपर की तरफ उल्टा टिक बन रहा है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सीधे सिक्किम, ये उल्टा टिक है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है। अच्छा, अगर एक पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, केरल, कितना है? 1084। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, कितना? 879। यूटी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी क्या है? पुडुचेरी, 1038। और न्यूनतम क्या है? दमनदीप, 618। जिले की बात करें तो डेटा नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना, माहे, पुडुचेरी का माहे सबसे ज्यादा लिंगानुपात, और दमनदीप में दमन सबसे कम लिंगानुपात। चलें भाई आगे चलते हैं। फिर इस तरीके से मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। अगला है दोस्तों जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व है कितना? 382। अब हमें देखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ट्रिक क्या है? BADAND। तरीका वही है, राज्य, यूटी और जिले। दोस्तों राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, DA से दिल्ली और अंडमान निकोबार, ND नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिबांग घाटी। देखिए बिहार में कितना है? 1102, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17। बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाए। आगे चलते हैं, ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। चले आगे चलते हैं। साक्षरता। भाई साक्षरता की अगर हम बात करें, भारत में कुल साक्षरता कितनी है? 74.3%। 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 4 3। पुरुष साक्षरता 80-89, 80.89। महिला साक्षरता, 64-64, 64.64%। फिर देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता में राज्य हमने देखा था ट्रिक से। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य KMG, केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य BAR, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। सही है। केरल में साक्षरता कितनी है? 93.9। बिहार में कितनी? 63.8। चले यूटी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे कम है दादर और नगर हवेली। सबसे कम कौन है? दादर और नगर हवेली। अच्छा जिले की बात करें तो मिजोरम का सरचिप भारत का सबसे साक्षर जिला है दोस्तों, 97.3। 2011 के मुताबिक बता रहे हैं हम सारी बातें, और जब तक कि नई जनगणना नहीं आ जाती यही डेटा मान्य होगा। और MP का अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला है, वहां पर 36.1% साक्षरता है, केवल और केवल। आखिरी हमारा पॉइंट था, अच्छा ये चीजें हमने देखी थी भाई, पुरुष साक्षरता का डेटा सेम है, महिला साक्षरता में केवल यूटी जो है वहां पर अगर पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, उसका आंसर चंडीगढ़ आएगा, जबकि ओवरऑल लक्षद्वीप था। देखिए इसके अलावा अगर मैं बातचीत आपसे करूं SC और ST के बारे में, SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति। भाई भारत में SC कितनी है? 20.13 करोड़, और ST कितनी है? 10.24 करोड़। प्रतिशत कितना है भाई? 16.6, 8.61। सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील, फिर उसके बाद गोंड। हाँ जनजातीय समूह अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, याद रखना, अगर आपसे जनजातीय समूह पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है, तो फिर आप गोंड बताएंगे, लेकिन अगर जाति की बात हो रही है तो आप भील बताएंगे। चलें अगला। चलो अनुसूचित, अगर हम जाति की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें
तो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक है यूपी में और सबसे कम है नागालैंड। सबसे ज्यादा कहाँ है यूपी, सबसे कम कहाँ है नागालैंड। सबसे ज्यादा कहाँ है यूपी में, सबसे कम कहाँ है नागालैंड में। और अगर हम यूटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है और लक्षद्वीप में सबसे कम। चलें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति है और भाई पंजाब में सबसे कम है यार। दादर नगर हवेली में सबसे ज्यादा है और दिल्ली में सबसे कम। तो दोस्तों ये हमने पूरी तरह जनगणना इस तरीके से पढ़ी थी। अब देखिए आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम सीधे बातचीत कर रहे हैं और पहला हमारा टॉपिक रहेगा धर्म आधारित जनगणना। पहला हमारा टॉपिक क्या है? धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े। बहुत छोटा छोटा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है। अब धर्म आधारित जनगणना पर अब हम बातचीत कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों हमें सिंपल सी बात करना है, यहां पर देखना है धर्म, यहां पर देखना है सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। राज्य बस देखना है ना कि किस धर्म के लोग किस राज्य में ज्यादा है। और यहां हम देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, ये हमें देखना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें देखनी है, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, धर्म। अब क्या क्या देखना है सुनो। सबसे पहले बात कर रहे हैं हिंदू, पहले बात करेंगे हिंदू की, फिर बात करते हैं सिख धर्म की, सिख धर्म की बात करें, उसके बाद बात कर लेंगे जैन की, चलो फिर बात करते हैं बौद्ध लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस हम ऐसा कुछ नहीं रख रहे हैं। इसके बाद बात कर लेंगे हम इस्लाम की, एंड देन फिर बात करते हैं ईसाई धर्म की, मतलब क्रिश्चियनिटी की। इस तरीके से हमें देखना है यार। एक काम करते हैं ना, सबको अलग अलग कलर से कर दें क्या? चलें सबके अलग अलग कलर कर देते हैं भाई, ताकि वो बाद में आपको ना फिर पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। चलें, हिंदू हो गया, हिंदू के बाद अगला है सिख, देन थर्ड नंबर पर है जैन, देन फोर्थ नंबर पर हमने देखा था बौद्ध, फिफ्थ नंबर पर हम देख रहे हैं इस्लाम, और छठवें नंबर पर दोस्तों हम देखने वाले हैं ईसाई। चलें भारत में इनकी स्थिति हम देखते हैं। चलें एक एक करके बात कर लेते हैं भाई। अगर हम हिंदू की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू जो है वो हमें यूपी में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे कम देखने को मिलते हैं दोस्तों मिजोरम में। सबसे कम हिंदू लोग कहां है? मिजोरम में। मिजोरम में सबसे कम है, याद रखिएगा। यूपी में सबसे ज्यादा है और मिजोरम में सबसे कम है। हिंदू सबसे ज्यादा कहां है? यूपी में। अच्छा, प्रतिशत की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है हिंदू, है ना। प्रतिशत की दृष्टि से हिंदू सबसे ज्यादा कहां है? हिमाचल में। वो अलग से आप याद रख लो, पर यूपी मिजोरम सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे कम मिजोरम में। सिख लोगों की बात हम करते हैं दोस्तों। सिख सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है पंजाब में रहेंगे और सबसे कम मिजोरम। इसका आंसर भी क्या है? मिजोरम। सिख लोग भी मिजोरम में सबसे कम। ठीक है, जैन की बात करते हैं। जैन लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे राजस्थान में। जैन सबसे ज्यादा राजस्थान में और सबसे कम है मिजोरम में। इसका क्या मतलब है कि हिंदू सिख और जैन, हिंदू सिख और जैन न्यूनतम किस राज्य में? मिजोरम में सबसे कम, क्योंकि मिजोरम में क्रिश्चियनिटी ज्यादा है ना। हिंदू लोग यूपी में ज्यादा है, सिख लोग पंजाब में ज्यादा है, राजस्थान में जैन लोग ज्यादा है। कोई बात ही नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात। बौद्ध की बात करते हैं दोस्तों। बौद्ध लोग जो हैं वो आपको महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में ज्यादा है बौद्ध लोग और सबसे कम केरल। बौद्ध लोग कहां सबसे कम है? केरल में सबसे कम है भाई, केरल में सबसे कम बौद्ध लोग। चलें इस्लाम की हम बात करते हैं दोस्तों। इस्लाम सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। अब तो भला कश्मीर और लद्दाख बन गया, लेकिन उस समय दोनों एक ही थे, तो इसलिए हम जम्मू कश्मीर अभी भी लिख रहे हैं। और सबसे कम कहां है? सबसे कम इस्लाम सबसे कम मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, सबसे कम है ही नहीं। ईसाई, ईसाई सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? केरल में देखने को मिलेंगे ना, केरल, सॉरी
पेन का कलर बदल लें जरा। दोस्तों ईसाई सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिलेंगे प्रतिशत की दृष्टि से, मिजोरम में, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है भाई, सबसे कम। दोस्तों इस्लाम मेरे ख्याल से, ख्याल क्या सही है, सिक्किम में सबसे कम है भाई, सिक्किम में सबसे कम है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा सुधार दूं इसे, सिक्किम में है भाई, इस्लाम सिक्किम में ना के बराबर है, थोड़ा सा सुधार लेना है इसे। और बौद्ध तो सही है, बौद्ध लोग केरल में ना के बराबर है। तो दोस्तों ये है डेटा। अभी हम रिवाइज करेंगे, पहले इसको देख लो, पहले देख लो, देन फिर हम रिवाइज करते हैं। पहले देख लीजिए फिर रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलें, देखिए 3 जगह मिजोरम आ रहा है, हिंदू, सिख और जैन। सबसे कम कहां? मिजोरम में। हिंदू सबसे ज्यादा कहां? यूपी में, प्रतिशत की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश। सिख पंजाब में रहेंगे, जैन राजस्थान में रहेंगे, सही। बौद्ध लोग महाराष्ट्र में, सबसे कम केरल में। इस्लाम जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, सबसे कम कहां? सिक्किम में, पूरा बौद्ध है। और ईसाई लोग सबसे ज्यादा केरल में, एंड देन हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है भाई। अब एक बार और मैंने बता दिया, अब लास्ट फाइनल देख लो, देन फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस क्लास को हम बहुत ज्यादा नहीं रखने वाले भाई, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। चलें दोस्तों, ये धर्म आधारित जनगणना थी। अगला जाति आधारित जनगणना। अगला हमारा अब टॉपिक क्या है? जाति आधारित जनगणना। अब थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, जाति आधारित जनगणना पिछले 3 सालों में बहुत हॉट टॉपिक रहा है। पहली बार भारत में, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, अंग्रेजों ने करवाई थी 1931 में, ठीक है। दूसरी बार 2011 में हुई है, लेकिन आंशिक तौर पे हुई है, मतलब सरकार ने इसके आंकड़े जारी नहीं किए। और अब दोस्तों तीसरी बार ओवरऑल तीसरी बार, और कब होने वाली है? 2027 की जो जनगणना है उसमें होगी, और पूर्ण रूप से होगी, पूर्ण रूप से पहली बार, इतने डिटेल में पहली बार होने वाली है। सिंपल सी बातचीत है, ज्यादा इसमें हम समय खर्च नहीं करेंगे। चलें, इसके अलावा हमें अब क्या देखना है दोस्तों? अब हम बातचीत कर रहे हैं जनगणना के आंकड़े हमें देखना है, तथ्य हमें देखना है। देखिए जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य की हम बातचीत कर रहे हैं, जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य। चले भाई, जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य की हम बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। सुने भाई, भारत में पहली बार जनगणना, पहला जो हम देख रहे हैं, भारत की पहली जनगणना दोस्तों, भारत की पहली जो जनगणना हुई थी ना, ये हुई थी 1872 में, और इसे करवाया था मेयो ने। अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था मेयो, आप इसे लॉर्ड मेयो पढ़ते होंगे, लॉर्ड हम नहीं लगाने वाले, इनके नाम क्या आ गया, मेयो ने करवाई थी। मेयो के काल में, मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी। हाँ, इसकी खास बात यह है दोस्तों कि यह अनाधिकृत थी, मतलब अनऑफिशियल थी। अनाधिकृत थी मतलब कैसी थी? अनऑफिशियल थी, मतलब इस सरकार ने इसका डेटा को ऑफिशियल नहीं माना है, अनौपचारिक तौर पे मेयो ने अपने इंटरेस्ट से करवाई थी। तो इसलिए भारत की पहली अनाधिकृत जनगणना क्या मानी जाती है? 1872 वाली मानी जाती है, मेयो की। अगर हम ऑफिशियली बात करें, भारत की पहली अधिकृत जनगणना, भारत की पहली अधिकृत मतलब होता है ऑफिशियल, भारत की पहली ऑफिशियल यानी कि अधिकृत जनगणना दोस्तों, ये जो है ये होती है कब? 1881 में, और इसे करवाया था रिपन ने।
रिपन के काल में। और दोस्तों इस जनगणना के जो प्रमुख थे, इसके जो जनगणना आयुक्त थे, जनगणना का जो सेंसस कमिश्नर था इस समय 81 के समय, वो था हेनरी प्लाउडन। कौन था? हेनरी प्लाउडन था, हेनरी प्लाउडन। देखो इसे दो बातों को देखो भाई, भारत की पहली जनगणना 1872 मेयो ने करवाई थी, लेकिन ये अनऑफिशियल थी। तो कल को अगर पूछ ले जाए भारत की पहली अनऑफिशियल सेंसस 1872 मेयो ने करवाई। भारत की पहली जनगणना 81 में हुई है, किसने करवाई है? रिपन ने। अनऑफिशियल नहीं थी, ऑफिशियल थी। अब यहीं से हम गिनते हैं, यहां से गिनोगे तो ये 15वीं है, 2011 वाली 15वीं। चलें आगे चलते हैं। अब सुनना दोस्तों, जनगणना में एक शब्द चलता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर एक शब्द बार बार पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्या होता है? तो दोस्तों जनगणना के अंतर्गत ग्रेट डिवाइडिंग ईयर माना जाता है 1911 से 1921 का समय। कब से कब तक का माना जाता है? 1911 से 1921 का समय। दोस्तों यह वह दशक है, या मैं सिंपल बात करूं, अरे यार चले, इस दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। दोस्तों ये वो डेकेड है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए किस दशक में, किस डेकेड में, अब तक किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो इसका आंसर आप बताएंगे 1951 से 61 वाले डेकेड में। जल्दी से पढ़ो, दो चीजों को जल्दी से पढ़ो, मैं सब रिवीजन करवा दूंगा भाई, लोड नहीं लेना है चीजों का, सब हो जाएगा, सारी की सारी चीजें अभी हम देख लेंगे। चलें भाई, अभी तक क्या क्या देखा, वापस आओ। धर्म आधारित जनगणना में हमने ये सारी की सारी चीजें देखी। दोस्तों हिंदू लोग सबसे ज्यादा किस राज्य में है? यूपी में। सबसे कम कहां है? मिजोरम में। सिख लोग सबसे ज्यादा कहां है? पंजाब में। सबसे कम कहां है? मिजोरम में। जैन लोग सबसे ज्यादा राजस्थान में, सबसे कम मिजोरम में। बौद्ध लोग सबसे ज्यादा कहां? महाराष्ट्र में, सबसे कम केरल में। इस्लामिक मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग सबसे कहां? तो जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे कम सिक्किम में। और ईसाई केरल में सबसे ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम। सही है। फिर हमने देखा जाति आधारित जनगणना पहली बार 1931 में हुई थी, दूसरी बार 2011 में हुई थी, और कहां से हुई थी? दोस्तों सांखला से हुई थी। सांखला गांव त्रिपुरा से शुरू हुई थी, याद रखना। लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इसलिए हम इसको आंशिक जनगणना कहते हैं। और अब तीसरी बार या पूर्ण रूप से पहली बार 2027 वाली जनगणना में हमें डेटा देखने को मिलेगा भाई। चलें, जनगणना के आंकड़े देख लो, तथ्य देख लो। भारत की पहली जनगणना मेयो ने करवाई थी 1872 में, अनऑफिशियल थी लेकिन ये। और भारत की पहली ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुई है, रिपन के काल में। और इसका जनगणना प्रमुख कौन था? हेनरी प्लाउडेन। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्या होता है? दोस्तों 1911 से 1921, 10 साल की जो जनगणना हुई उसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं। एंड किस दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? 51 से 61। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हुई? दोस्तों ये हुई है, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हुई? दोस्तों ये हुई है 11 मई को।
कब हुई है? 11 मई, 11 मई सन 2000। कब हुई है? 11 मई सन 2000, राइट। और इसे मनाया जाता है जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस के तौर पर। इसे हम किस तौर पे मनाते हैं? जनसंख्या स्थिरी, मतलब जनसंख्या को स्थिर करने का हमको रिकॉल हुआ, स्थिरीकरण के तौर पर दिवस हम मनाते हैं। कब? 11 मई को, याद रखिएगा। 11 मई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, याद रखना ये बात, है ना। क्योंकि इस दिन 11 मई को ही हमने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा टेक्निकल चीजें चेक तो कर लें, वरना कई बार ऐसा होता है कि क्लास आगे बढ़ जाती है और आवाज नहीं आ पाती है। चलें भाई, तो जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है, याद रखना। अगला सवाल यह है कि जो 1 अरबवा शिशु था उसका नाम क्या था? 1 अरबवा शिशु मतलब 100 करोड़वा जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया था दोस्तों आस्था, याद रखिएगा। ये फैक्ट है, छोटे छोटे। आगे चलें? चलें भाई, तो ये थी दोस्तों अच्छा, 2-3 चीजें और देख लो। अगला दोस्तों, भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1953 में शुरू हुआ। और हम दुनिया के पहले देश हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का पहला देश है ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला। इसके पहले किसी ने परिवार नियोजन या जनसंख्या को रोकने का काम नहीं किया। हमें यह पहले 1953 से हमने शुरू किया। खत्म, ये बातें थी भारत के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है विश्व की जनसंख्या से जुड़े हुए तथ्य। विश्व जनसंख्या से संबंधित तथ्य, देन फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे भाई। चलें, पहला, कुल जनसंख्या। दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? दोस्तों अब जनसंख्या हो चुकी है वर्तमान में, है ना, वर्तमान में आज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या 8.2 अरब है। बात समझ में आ रही है? सही। अब सुनिए, विश्व की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 5 अरब कब हुई? विश्व की जनसंख्या दोस्तों 5 अरब हुई थी 11 जुलाई 1987 को। और तब से ही हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में हमने देखा था 11 मई को विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 जुलाई को पहली बार विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। दोस्तों 6 अरब कब हुई है? अरे 5 अरब हुई होगी, 6 अरब भी तो हुई होगी। विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई है दोस्तों 1999 में। 7 अरब कब हुई है भाई? 7 अरब हुई है दोस्तों 2011 में। और 8 अरब कब हुई है भाई? तो दोस्तों विश्व की जनसंख्या 8 अरब हुई है 15 नवंबर 2022 को। अब आपका सवाल यह है कि 8 अरबवा शिशु का नाम क्या है? अब आप ये मुझे बताओगे 8 अरबवा शिशु कौन है इस दुनिया का? ठीक है, तो जल्दी से इसे देख लो यार, फिर हम खत्म करते हैं हमारी क्लास को। देख लो यार, ये ईयर थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, देन फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा बैक करूं क्या? चलो यहां से देख लो। चलो विश्व की जनसंख्या से संबंधित फैक्ट देख लो, जल्दी से देख लो, देन आगे की तरफ हम चलते हैं भाई।
चलें, तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। 11 जुलाई याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन फिर हमने देखा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ी। हाँ, क्वेश्चन ये था 8 अरबा शिशु कौन है, बताएं भाई। मैं ही बताता हूं दोस्तों। 8 अरबा शिशु जो है वो 15 नवंबर 2022 को फिलीपींस में जन्मा। फिलीपींस जो देश है ना, वहां का था। तो फिलीपींस का की बच्ची है विनीस मावा नसाक। ये 8 अरबा शिशु है, जिसके पैदा होते ही विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक सेंसस का। अब देखिए, बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। इसका एनोटेशन पीडीएफ के साथ, लेक्चर के साथ मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 के साथ ही हमने इसको डाल दिया है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।